हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पढ़ना का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा सेट चल रहा है, सेट नंबर 2 324 AY, और इसके हम पहला प्रश्न और इसका दूसरा प्रश्न करा चुके हैं। उसके सभी खंड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें क्या करना है, सभी खंड हल करने। तो सभी खंड हल करने हैं, जिसका पहला खंड है का खंड, जो कि आपके सामने दिया गया है। क्या दिया गया है, यदि y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो सिद्ध कीजिए कि d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। यानी कि आपको करना क्या है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, यानी द्वितीय अवकलज ज्ञात करके आपको सिद्ध करना है कि d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई क्यों होगा। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2 नंबर में दिया गया है। तो करेंगे इसे हल सॉल्यूशन में। सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है कि y इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा। आपको प्रूफ करना है ये। तो जो प्रूफ करना वो तो अपने आप आ जाएगा। पहले जो क्वेश्चन दिया उसी को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, थीटा ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड, तो करेंगे y का हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू ए तो कांस्टेंट हो गया, cos थीटा का करेंगे डिफरेंशिएशन माइनस का sin थीटा, प्लस b कांस्टेंट हो गया, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा। ठीक, इसको अगर ठीक से लिखना चाहेंगे तो dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस का a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ये हो गया। अब इतना हो गया, और आप इसमें क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन। क्या करेंगे, पुनः अवकलन, अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो आप इसे क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 लिख देंगे। जब अगेन डिफरेंशियल करेंगे, दोबारा करेंगे, तो d2y अपॉन क्या हो जाएगा, डी थीटा स्क्वायर। भाई डबल डिफरेंशिएशन हो रहा है, दोबारा हो रहा है, तो एक बार तो dy अपॉन डी थीटा हो गया, दोबारा करोगे तो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या है, माइनस है, a कांस्टेंट है, साइन थीटा का अवकलन कितना होता है, cos थीटा। तो ये हो गया आपका cos थीटा, प्लस b कांस्टेंट है, cos थीटा का कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। इसको थोड़ा सा ठीक से लिख लेंगे, यानी कि d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का a cos थीटा और ये माइनस का b साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन निकाल लेंगे। कितना बचेगा, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा। जब हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, तो देखें अब इसमें देखो a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, ये किसके बराबर दिया गया है, समीकरण 1 से y के बराबर है। लिख देंगे बाय इक्वेशन 1, समीकरण 1 के द्वारा। तो d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ये हो गई, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, y बन जाएगी। तो y बन गई। तो यानी कि यही तो आपको क्या करना था, प्रूफ करना था कि d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू कितने के है, माइनस वाई के है। तो देखो यही आपको प्रूफ करना था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया गया है आपको करने के लिए।
तो करना क्या था, सिर्फ y बराबर दिया गया था, आपको 2 बार डिफरेंशियल करना था। फर्स्ट टाइम डिफरेंशियल कर दिया और अगेन डिफरेंशियल कर दिया। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के y। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो प्रूफ करवाया है। अब देखिए बढ़ते हैं इसके खाखंड की तरफ। आपको दिया गया है कि असमीका 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को ग्राफीय विधि से हल करना है। आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। तो करेंगे, सबसे पहले करने के लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन में देखें क्या करना है इसमें। तो सबसे पहले जो आपको असमीकाएं दी गई हैं उसे नोट कर लेंगे। क्या क्या असमीकाएं दी हुई हैं। सबसे पहली असमीका आपको 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12, असमीका नंबर 1 हो गई। फिर आपको दी है 4x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 12, असमीका नंबर 2 हो गई। फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, असमीका नंबर 3 हो गई। और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, असमीका नंबर 4 हो गई। ये 4 आपको असमीकाएं दी गई हैं। तो आपसे कहा गया ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए करेंगे क्या, जो आपको असमीकाएं दी हैं सबसे पहले इन्हें समीकरणों में परिवर्तित कर लेंगे। तो लिखेंगे प्रदत्त असमीकाओं को, प्रदत्त असमीकाओं को समीकरण में परिवर्तित करने पर, तो समीकरण में परिवर्तित कर देंगे तो देखें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 हो गया। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, इक्वेशन नंबर 6 हो गई, इक्वेशन नंबर 7 हो गई, इक्वेशन नंबर 8 हो गई। यानी ये आपको क्या हो गई, समीकरण नंबर 5, 6, 7, 8 आपने लिख ली। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण 5 के लिए, समीकरण 5 के लिए तो देखिए समीकरण 5 आपको दे रखी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो ये 4y इज इक्वल टू 12 माइनस के 3x हो जाएगा, 4 को अपॉन में ले जाएंगे तो 12 माइनस 3x अपॉन 4 हो गया। तो अब देखें हम यहां से वैल्यू निकालेंगे x और y की। अब इसमें हमने x ये रहा, y ये रहा। अगर मैं x बराबर 0 पुट करता हूं तो y इज इक्वल टू कितना मिलेगा आपको 3, और y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कितनी मिल जाएगी 4। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0,3 और 4,0, ये आपका इसका पॉइंट आ गए लाइन के। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण 6 के लिए, या समीकरण इधर लिख देते हैं, समीकरण 6 के लिए। तो समीकरण 6 के लिए अब देखें, समीकरण 6 आपको दे रखी है 4x प्लस 3y बराबर 12। तो 3y बराबर 12 माइनस के 4x, y बराबर 12 माइनस के 4x बटे 3। तो इसके लिए जो आप पॉइंट निकालेंगे x y, जब आप x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी 4, और जब y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी 3। तो ये आपके समीकरण 5 और समीकरण 6 की सहायता से मिल जाएंगे आपको। अब इनकी सहायता से हम एक खींचेंगे ग्राफ। ठीक, अब देखिए ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ खींचने के लिए अब मैं इस तरफ के पार्ट को रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस तो कम है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट को रफ करना पड़ेगा। तो हम इसको रफ कर देते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन को भी रफ कर देता हूं मैं।
देखिए सबसे पहले हम बना लेते हैं ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये क्या है? 0। तो देखिए पहला पॉइंट कितना है? x पे 0, y पे 3। x आपका ये है, x पे 0 है, y पे 3। तो पॉइंट मिला ये, कितना मिला? 0,3। ठीक। और दूसरा है x पे 4, y पे 0। x पे कितना? 4, y पे 0। तो पॉइंट मिला 4,0। इससे इसको मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक, मिला दिया तो 4,0 हो गया, 0,3 हो गया। ये इक्वेशन आपकी कौन सी है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 वाली। ये इक्वेशन हो गई। अब देखें दूसरी समीकरण के 6 के लिए कितना? x पे 0, y पे 4। x पे 0, y पे 4। पॉइंट मिला ये, यानी कि 0,4। अब x पे 3 ये हो गया, y पे 0 यानी 3,0। तो इससे इसको मिला देंगे, इस प्रकार से मिला दिया। अब देखिए हमारे पास जो मिला क्षेत्रफल, आपका जो सुसंगत क्षेत्र जो है आपका ये रहा, ये मिला। अब ये पॉइंट क्या है? अब यहां से यहां तक का पॉइंट है, इसको मैंने पॉइंट दे दिया नाम B। ये O है, ये A है, B है, ये C है। OABC आपको जो क्षेत्रफल जो मिला है OABC मिल गया, यानी ये आपका क्षेत्रफल है इस समीकरण 5 और 6 की सहायता से। तो करना क्या है? अभी हमें इस B के पॉइंट और निकालने। तो ये पॉइंट C का पॉइंट पता है, A का पॉइंट पता है, 0 का पॉइंट, O का पॉइंट पता है, लेकिन अभी ये पॉइंट रह गया है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 5 मैं यहां लिख देता हूं। समीकरण 5 में, भाई समीकरण 5 आपकी यही तो है, ये समीकरण 5 है और ये समीकरण 6 है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 5 में 3 तथा समीकरण 6 में 4 से गुणा करके घटाने पर, यानी समीकरण 5 में हम किससे गुणा करेंगे? 3 से गुणा करेंगे। और समीकरण 6 में किससे गुणा करेंगे? 4 से करेंगे। तो कर दो। समीकरण 4 में करी 4 चौक 16x, 4 तियां 12y। जब 4 की 12 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 48। ये समीकरण नंबर कितनी है आपकी? 6 है। समीकरण 5 में कितनी से करनी है? 3 से। 3 तियां 9x, 3 चौक 12y, 12 तियां 36। ये समीकरण नंबर 5 है। जब घटाने पर लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। क्या लिखा आपने? घटाने पर 16 में से 9 जाएंगे, 7 बचेंगे, 12 से 12y कैंसिल हो जाएगा, 48 में 8 में से 6 गया 2, 4 में से 3 गया 1। x बराबर कितना आ गया? 12/7। x का मान आ गया 12/7। x का मान लिखेंगे, x का मान समीकरण 5 में रखने पर। तो समीकरण 5 कितनी है आपकी? अब इसके बाद देखो यहां देखें, 3x, x की जगह हमने क्या लगा दिया? 12/7 प्लस 4y बराबर 12। तो इसको उधर लेके जाएंगे, 4y बराबर 12 माइनस के 12 तियां कितने हो गए? 36/7। एलसीएम लोगे, 4y बराबर 12 सत्ते कितना हो गया? 84 माइनस के 36/7। तो इसके आगे और यहां लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो y बराबर 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 7 में से 3 गया 4 बचेगा, बटे में 7 है और 4 इधर आपका पहुंच गया बटे में,
4 से भाग करोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो y बराबर 12/7। y का मान भी 12/7, x का मान भी 12/7। तो इसका जो वैल्यू आ गई पॉइंट की, यानी b के निर्देशांक कितने हो गए, 12/7, 12/7 आ गए। भाई ये हमने इसके b के पॉइंट भी लिख लिए। ए के पॉइंट आपको पता है, बी के पता है, सी के पता है, ओ के पता है। अब ये पॉइंट ग्राफ कैसे आए ये भी समझ लीजिए। देखिए सिंपल सी बात है कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है भाई, मूल बिंदु से सेटिस्फाई कराना होता है। अगर आप असमीका में मूल बिंदु रखते हैं, 0,0 रखेंगे और असमीका को संतुष्ट करता है, तो वह मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा, और संतुष्ट नहीं करता मूल बिंदु से विपरीत दिशा में छायांकित होगा, है ना। तो आपकी दोनों असमीका को संतुष्ट करता है, इसलिए नीचे की ओर छायांकित हुआ है। तो आपको जो ग्राफ मिलता है, क्षेत्र मिलता है, ओ ए बी सी मिलता है। ठीक है, तो ये तो आपने ये हल कर लिया है, लेकिन पूरा आंसर अभी नहीं हुआ है। थोड़ी सी हिंदी या थोड़ी सी थ्योरी आप कह सकते हैं, वो बाकी है। तो इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। तो लिखेंगे समीकरण 5, 6, 7 व 8 की सहायता से, समीकरण 5, 6, 7 व 8 की सहायता से। भाई समीकरण जो आपको सहायता से, इनसे क्या करेंगे, एक आरेख प्राप्त करेंगे। एक आरेख खींचते हैं, एक आरेख खींचते हैं। अब खींचते हैं जिससे हमें क्या होता है, एक सुसंगत क्षेत्रफल मिलता है, जिससे हमें सुसंगत क्षेत्र ओ ए बी सी प्राप्त होता है, जिसके कोणीय बिंदु, भाई ओ के निर्देशांक 0,0, ए के निर्देशांक 3,0, बी के निर्देशांक 12/7, 12/7 तथा सी के निर्देशांक 0,3 है। तो ये इसके क्या है, कोणीय बिंदु हैं। तो यही तो आपसे हल करवाया गया है, यानी इसके द्वारा बनने वाले कोणीय बिंदु के मान पूछे थे, वो हमने निकाल दिए हैं। ये अच्छे समझ में आ गया होगा। समीकरण ये बिंदु बी, यानी बी क्या है, दोनों असमीकाओं, दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों को काट रहा है ना, तो प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, दोनों समीकरणों को हल कर देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से करो, विलोपन विधि से करो, या बज्रगुणन विधि से करो, तो समीकरण आपको जिससे अच्छी लगे उससे कर सकते हैं। एक्स और वाई के मान निकाल लिए, 12/7 आया, ये भी 12/7, तो दोनों का मान कितना है, 12/7, 12/7। तो ये क्या होगा, इसके कोणीय बिंदु हो गए, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। देखिए बढ़ते हैं इसके घाखंड की तरफ। जैसा कि आपको दिया गया, देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, और आपसे कहा गया है कि यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोटि एन है जिनकी, तो सिद्ध करो कि ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स है। तो देखो ये प्रूफ करना, अब इसमें सोच रहे होंगे आप, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, ना तो ए की वैल्यू दे रखी है, ना बी की वैल्यू दे रखी है, तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो ये होगा आपका डेफिनेशन से, यानी इसको डिफाइन करना है आपको, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो आसान है, ज्यादा टफ नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान है। तो देखिए करना करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो आपको दिया गया, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, जब दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं, भाई आपसे कहा गया है ना कि, तो लिखेंगे चूंकि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं,
तो यानी कि व्युत्क्रमणीय है, तो उसके लिए क्या होगा, मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा ना, 0 को बराबर नहीं होगा, तथा मॉड बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी कि आप क्या करते हैं, जब व्युत्क्रमणीय निकालते हैं, इनवर्स निकाल चेक करते हैं ना मॉड निकाल के, कि जब 0 है नहीं है, 0 है तो भाई उसका व्युत्क्रम नहीं निकल सकता, और 0 नहीं है, चाहे माइनस में आए प्लस में आए, तो उसका व्युत्क्रम निकल जाएगा। यानी कि व्युत्क्रमणीय है तो मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0 तथा मॉड बी इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो भाई अब ये बता दो, अगर मैं ए बी का मॉड निकालूं तो मतलब तो वही है मॉड ए इंटू मॉड बी। तो मॉड ए और मॉड बी जब आपस में 0 नहीं है तो उनकी गुणा भी 0 नहीं आएगी, यानी कि इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो मतलब क्या हुआ, अतः या फिर लिख सकते हैं आव्यूह ए बी क्या है, व्युत्क्रमणीय है। आव्यूह ए बी व्युत्क्रमणीय है, या फिर कह सकते हैं हम क्या, ए बी का इनवर्स, यानी इसका क्या है, अस्तित्व है, ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब भाई मॉड ए इज नॉट इज इक्वल टू 0, मॉड बी इज नॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि व्युत्क्रमणीय तभी होगा जब ये मॉड ए की वैल्यू 0 के बराबर ना हो और मॉड बी की वैल्यू 0, तभी इधर का व्युत्क्रमणीय होगा। अब ए बी क्या होता है, तो मॉड ए और मॉड बी की गुणा कर दो, जब ए और बी ही 0 नहीं है तो इनकी गुणा 0 कैसे आ जाएगी, है ना। तो अब बढ़ते हैं इसके आगे की कहानी। अब आगे की कहानी क्या है, तो देखें नाउ। अब सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की आप क्या कर देंगे, ए बी की गुणा कर दीजिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से। ठीक, अब करनी कैसे, ये भी ध्यान देने वाली चीज बात है। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, ब्रैकेट लगा दी, ए बी की कर दी गुणा बी इनवर्स से, ठीक, और ब्रैकेट लगा दिया ए इनवर्स बाहर। बात क्लियर। अब बी इनवर्स की बी से गुणा कर दो भाई, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना, या फिर आई एन कह सकते हैं, इसे आई बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोटि कितनी है भाई, कोटि एन है। तो भाई यहां पे क्या हो गया, ए ब्रैकेट में, या फिर इसको लिख सकता हूं मैं ए, ये लिख दिया मैंने आई एन, और यहां पर क्या है ए इनवर्स, हो गया ना। क्यों, क्योंकि भाई चूंकि करके लिख देंगे बी इंटू बी इनवर्स, इनका जो डॉट प्रोडक्ट या गुणा जो कहेंगे इसकी, वो क्या है, आई एन होती है। अब ए की ए इनवर्स से गुणा हो जाएगी, क्योंकि आई एन की वैल्यू क्या 1 हो गई, तो यानी इसकी से गुणा हो गई, ये क्या हो गया, आई एन हो गया। समीकरण नंबर 1, यहां पे ये भी लिख देंगे कि भैया ए इनवर्स इज इक्वल टू आई एन होता है। तो ये क्या आ गया, ए बी ब्रैकेट में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। समीकरण नंबर 1 हो गई, इतनी बात क्लियर है। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की मल्टीप्लाई ए बी से कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमने जब गुणा करा बी इनवर्स ऐसे ही रखा, और भाई ए इनवर्स की ए से इंटू, और यहां पर कितना है बी, ठीक। अब देखिए, तो बी इनवर्स ए इनवर्स की ए इनवर्स ए से इंटू हो गई, आई एन इंटू बी हो गया, और बी इनवर्स की फिर क्या कर दोगे, बी से इंटू, तो क्या हो गया, आई एन हो गया। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए बी, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। और भैया ये वैल्यू तो हम बता चुके हैं अभी आपको, चूंकि करके, है ना, ये लिखी हुई है, दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, आई एन होती है। तो लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से भाई ए बी इंटू में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स की ए बी से इंटू किसके बराबर है, आई एन के बराबर है। तो भैया दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। तो भाई यही तो लाना था हमें, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स।
तो भाई यही तो लाना है, प्रूफ करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर में दिया गया है। और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर तीसरे का घाखंड है। अब ये मत पूछना कि भाई तीसरे का घाखंड कहां गया, क्योंकि भाई ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, एनसीईआरटी पैटर्न से हटा दिया गया है, इसीलिए हमने उसे नहीं कराया है, इसीलिए डायरेक्ट हमने इसका घाखंड कराया है। तो ये तीसरे के खंड पूरे हो गए सभी। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।